गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों, जय श्री राम। और आज का जो हमारा ये वीडियो है ये सीपीसीटी के जो जनवरी जो 2026 में फर्स्ट बैच में जो हुआ था उसका आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और ये वीडियो कंटिन्यू आपको मिलेगा पार्ट 1। और जितने भी जनवरी से लेकर मई तक में जितने भी सीपीसीटी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके सभी के शिफ्ट वाइज पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो सॉल्यूशन पेपर के मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा इसमें सीपीसीटी ये जो हमारा पेपर है ये है सीपीसीटी 16 जनवरी 2026 का जो पहले शिफ्ट में हुआ था उसका है और ये पार्ट 1 है, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यू हमारी पूरी सीरीज को देखते हैं, जैसे कि आज हमारी फर्स्ट सीरीज़ है, इसी प्रकार हम मई अभी देखिए आज से 1 जून है और 1 जून से पहले मई तक में जितने भी सीपीसीटी पेपर हुए हैं सभी की मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना के डालूंगा। अगर आप उसको पूरे वीडियो सभी को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपको प्रीवियस मंथ के जितने भी सीपीसीटी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन अगर आप देख लेते हैं तो उससे आपको 10 नंबर का फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने भी अभी मई में मेरा एक सीपीसीटी का एग्ज़ाम था और मैंने जनवरी वाला जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम हुआ था सभी शिफ्ट के पेपर लगा के गया था, तो उससे मुझे करीब 8 से 9 नंबर के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन फंसते हैं उसमें से, मैंने ये देखा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप अगर प्रीवियस ईयर के या प्रीवियस मंथ के आप सीपीसीटी के पेपर एग्ज़ाम को क्वेश्चन को हल करते हैं तो बहुत ही मतलब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बहुत ही हार्ड नहीं। और फिर उसके बाद एडवांस में तो फिर पूछता ही है एडवांस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये है कि विंडोज़ 11 का कौन सा फीचर डेस्कटॉप बैकग्राउंड को कुछ निर्दिष्ट समय अंतराल के बाद स्वचालित रूप से बदलने की सुविधा देता है। तो देखिए स्लाइड शो, देखिए मैं सभी ऑप्शन को डिस्क्राइब नहीं करूंगा, उसमें से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं तुरंत टॉपिक वाइज जो इसके ऑप्शन है सीधे मैं क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर आपको बताता चलूँगा। आप सुनेंगे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर अदर पे टॉपिक लेकर आऊँगा तो उसमें ये सभी ऑप्शन आपको जितने भी क्वेश्चन जितने भी ऑप्शन हैं अदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मिलते जाएंगे, सभी में कैप्चर होते जाएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में 1 बिट इंफॉर्मेशन संग्रहित करने में सक्षम है। शब्द बिट का अर्थ क्या होगा? तो बिट का अर्थ क्या होता है? बाइनरी डिजिट। यहाँ पे आंसर आप दे सकते हैं, बिट का अर्थ क्या होगा? बाइनरी डिजिट। देखिए सुनने से बहुत जल्दी याद होता है, ये मैंने भी देखिए जब मैं पेपर देने गया तो मैं अधिकतर क्या वीडियो लेक्चर सुना तो उससे अधिक याद होता है। जितना कि आप रटोगे तो भूल जाता है, लेकिन सुनी और पढ़ाई हुई विद्या जो होती है वो कुछ लंबे समय तक याद रहती है। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यूनिवैक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यूनिवैक देखिए जिस भी कंप्यूटर, देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो कंप्यूटर होते हैं फर्स्ट जनरेशन के, उसकी पहचान ये होती है कि उनके अंत में VAC लिखा रहता है। तो लिखा है ना VAC मतलब वैक, यूनिवैक। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। इसी प्रकार यूनिवैक है, यूनिसैक है, बहुत सारे कंप्यूटर हैं जैसे, तो उसको आप VAC के माध्यम से पहचान सकते हैं कि एडवैक है, यूनिवैक है, एडसैक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर है चौथा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग के वर्णों की संख्या प्रदान करता है? देखिए टेक्स्ट स्ट्रिंग के वर्णों की, ये टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग कहते हैं, उसके वर्णों की संख्या को कौन प्रदान करेगा? लेंथ फंक्शन, इसे हम कहते हैं लेंथ फंक्शन, ठीक है। कि ये जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है तो इसकी लेंथ कितनी है, ये मतलब कितना 1 2 3 4 पर स्पेस भी लेता है इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये लेंथ फंक्शन कैसे कार्य करता है। अभी आप इतना जानिए कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर लिखा हुआ है इसकी आप लेंथ देखना चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ से लेकर सी तक कितने वर्ड हैं और इसमें कि ये पूरे वर्ड को गिनेगा, 1 2 स्पेस को भी गिनेगा, 3 4 5, तो 5 वर्ड है तो ये बता देगा 5 वर्ड है, ठीक है। तो इसको जब मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लास लूँगा तो बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओपन ऑफिस राइटर में कौन सी फंक्शन कुंजी स्टाइल और फॉर्मेटिंग डेटा के लिए उपयोग की जाती है? तो स्टाइल और फॉर्मेटिंग डेटा के लिए आप ओपन ऑफिस राइटर में F11 की का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए।
वेब पेजों को राइट करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो वेब पेजों को राइट करने के लिए HTML। देखिए जब हम वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज को बनाने के लिए हम HTML का उपयोग करते हैं। HTML क्या करता है? स्ट्रक्चर बताता है हमारा, ठीक है, कि हमारा वेब पेज का लेआउट कैसा दिखेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा CSS क्या करता है? उसकी CSS क्या करेगा? उसकी डिजाइन करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने स्ट्रक्चर बना दिया, अब उसमें डिजाइन करने का काम CSS करेगा। फिर इसमें लॉजिक देने का काम जावास्क्रिप्ट करता है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो आपको मैं 3 लैंग्वेज काम में आती हैं। HTML स्ट्रक्चर बताता है, CSS उसमें डिजाइन करता है, और जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट इसको लॉजिक देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के प्रसारण के लिए ईमेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ जाएगा? ईमेल आ जाएगा, ठीक है। फिर CDRW, डिस्क में CDRW का क्या अर्थ है? CDRW मतलब देखिए कॉम्पैक्ट, C से कॉम्पैक्ट, D से डिस्क, R से रीराइटेबल, मतलब जिसे हम दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, एक भौतिक या डिजिटल टेम्पलेट को संदर्भित करता है जो एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जिससे स्याही को मुद्रण सतह पर केवल विशिष्ट क्षेत्रों से गुजरने दिया जाता है। तो एक प्रिंटर है जो सिर्फ क्या करता है? जहाँ प्रिंट करना है सिर्फ उसी क्षेत्र से गुजरने देता है स्याही को। उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्टेंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेंसिल। फिर अगला है, ईमेल निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त और प्रबंधित होते हैं? तो ईमेल कहाँ रिसीव होता है और प्रबंधित होता है? तो इनबॉक्स में, ठीक है। कोई भी मेल आएगा जब आपके फ़ोन में तो इनबॉक्स में ही आएगा और वहीं प्रबंधित होगा, मतलब उसका मैनेजमेंट वहीं होगा कि आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसका उपयोग हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़कर डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में संग्रहित किया जा सकता है? देखिए जैसे कोई भी हार्ड कॉपी है, उसको आप क्या करना चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर में उसे एक सॉफ्ट कॉपी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्कैनर का उपयोग करते हैं। किसका? स्कैनर, जो क्या करेगा? हमारे हार्ड कॉपी के जो डॉक्यूमेंट है उसको सॉफ्ट कॉपी में स्कैन करके हमारे कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में सेव कर देगा, जिसको हम एडिट कर सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम पर बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बनाने के, ठीक है। पर अगर प्रिंटर, अगर मान लीजिए ऐसे ऑप्शन आते हैं स्कैनर, तो स्कैनर में लगाएंगे। फिर अदर क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या पूछा जा सकता है एडवांस वीडियो में, ठीक है। ये तो अभी मान लीजिए बेसिक वीडियो चल रही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट जैसे संपर्क जानकारी या पसंदीदा उदाहरण जीमेल संदेशों के अंत में फुटर के रूप में स्वचालित रूप से जुड़ जाता है? तो जब भी हम कोई जीमेल या जब भी हम किसी को ईमेल करते हैं तो उसके नीचे फुटर में अपने आप क्या जुड़ जाता है? तो क्या जुड़ जाएगा? सिग्नेचर जो होता है वो अपने आप नीचे जो जीमेल के नीचे, ईमेल के नीचे जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। फिर अगला है, गूगल डॉक्स विशेष वर्णों का एक बड़ा संग्रह प्रदान करता है। गूगल डॉक्स में विशेष वर्ण इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर लिखा है इंसर्ट, तो किसका उपयोग करेंगे? इंसर्ट का। जैसे वर्ड में किसी भी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार इसमें भी हम इंसर्ट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकप्रिय इंटरनेट संदेश सेवा है जिसका उपयोग दुनिया भर में टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल आदि के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो व्हाट्सएप, ठीक है। क्योंकि ये देखिए लोकप्रिय पूछा है, तो लोकप्रिय हमारा क्या है? व्हाट्सएप ही है इंटरनेट संदेश के लिए। इंटरनेट संदेश सेवा तो सबसे लोकप्रिय क्या है? व्हाट्सएप। उबंटू लिनक्स में सॉफ्टवेयर फाइंड और इंस्टॉल करने का सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका कौन सा है? तो क्या पूछा है कि उबंटू और लिनक्स में सॉफ्टवेयर को फाइंड करना और इंस्टॉल करने का सबसे सुविधाजनक तरीका कौन सा है? तो उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर, यह सबसे सुविधाजनक तरीका है, ठीक है। फिर आगे आइए, प्रसारण के लिए वाईफाई रेडियो द्वारा उपयोग की जाने वाली आवृत्ति क्या होती है?
मतलब कि जो हम वाईफाई के माध्यम से या रेडियो द्वारा वाईफाई या रेडियो द्वारा जो भी प्रसारण किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी पूछा है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। एक मित्र के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार हेतु आप क्या उपयोग करेंगे? देखिए इसमें क्या आ गया, तत्काल। तो तत्काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग, मतलब तत्काल, तुरंत, इमीडिएट। तो कंप्यूटर की भाषा में उसे कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग का। फिर संदेश की प्रामाणिकता को चिन्हित करने का सबसे आसान तरीका इसकी डॉट डॉट की गणना करना है। तो संदेश की प्रामाणिकता को चिन्हित करने के लिए हम चेकसम की गणना करते हैं, जिससे हमें संदेश की प्रामाणिकता का पता चल जाता है। फिर आगे बढ़िए। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों में क्या अंतर है? देखिए इसमें लिखा हुआ है इम्पैक्ट, इसमें लिखा है नॉन इम्पैक्ट। मतलब इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव, और नॉन इम्पैक्ट मतलब जिसमें प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसको आप समझिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर के साथ प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क बनाते हैं। तो देखिए इम्पैक्ट मतलब जिसमें पेपर पर कोई ना कोई हार्डवेयर जाकर टकराता है तो उसमें प्रभाव पड़ता है, और नॉन इम्पैक्ट में नहीं पड़ता। तो आप इस वाले फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर के साथ प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क बनाते हैं। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट नहीं बनाते। फिर अगला है हमारा, आपका लैपटॉप चालू होता है लेकिन स्क्रीन पर कोई इमेज नहीं दिखाता। कुछ सेकंड बाद यह अपने आप बंद हो जाता है, फिर बार बार चालू और बंद होते रहता है। समस्या क्या हो सकती है? खराब पावर सप्लाई, क्योंकि पावर सप्लाई खराब होगी तो बार बार वो चालू और बंद होगा। ठीक है। फिर निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी पदानुक्रम में शीर्ष पर आती है और सीपीयू को डेटा एक्सेस करने हेतु सबसे तेज तरीका प्रदान करती है? देखिए रैम और सीपीयू के बीच में तो कैश मेमोरी होती है। कौन सी होती है? कैश मेमोरी। लेकिन सबसे तेज, कैश से भी तेज जो मेमोरी होती है वो होती है हमारी रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, जो क्या करती है? सीपीयू को बहुत तेज डेटा प्रदान करती है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में टेबल पर रिसाइज आइकन टेबल के डॉट डॉट कोने पर दिखाई देता है। तो जब हम कोई जैसे वर्ड में हम कोई टेबल बनाते हैं तो एक रिसाइज ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है? तो निचले दाएं कोने पर। आपको जैसे आपने ऐसे टेबल बनाई ना, तो आपको दाएं कोने पर रिसाइज ऑप्शन दिखाई देगा। अब आगे हमारा MS वर्ड में बैक स्पेस कुंजी को दबाने पर इंसर्शन पॉइंट के डॉट डॉट का वर्ण तुरंत डिलीट हो जाता है। देखिए बैक स्पेस लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो बैक स्पेस मतलब बाएं का एक वर्ड डिलीट होगा। जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पर बैक स्पेस, तो बैक स्पेस अगर हम दबाएंगे तो सिर्फ बी डिलीट होगा। ठीक है, वो भी किस साइड का? बाएं तरफ का, और डिलीट बटन से दाएं तरफ का एक वर्ड डिलीट होगा। ठीक है, लेकिन यदि आप शिफ्ट के साथ बैक स्पेस दबाते हैं तो पूरा का पूरा, अगर बैक स्पेस आपने जैसे लिखा हुआ है और शिफ्ट के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो बाएं तरफ का, इधर का पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। उसी प्रकार यदि आप शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे तो दाएं तरफ का पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड डिलीट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ई गवर्नेंस मॉडल में सूचना को आईसीटी और अभिसारी मीडिया के उपयोग के माध्यम से व्यापक सार्वजनिक डोमेन में प्रेषित किया जाता है? तो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस में तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल का एक उदाहरण है? तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल का एक उदाहरण कौन सा है? मुख्य प्रदर्शन संकेतक प्रदर्शित करने वाले डैशबोर्ड। ठीक है, आगे बढ़िए। दो व्यावसायिक भागीदारों जैसे तैयार माल का निर्माता और कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता के बीच खरीद आदेश और चालान जैसे मानक व्यापार दस्तावेज के बीच सीधा कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज क्या क्या कहलाता है? ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, कभी कभी इसकी परिभाषा पूछ लेता है तो ईडीआई का परिभाषा क्या होगी? तो ये एक प्रकार की ईडीआई की परिभाषा ही है। कहे आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, ईडीआई का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है और इसकी परिभाषा ये लिखी हुई है। ठीक है, ये वाली। आगे बढ़िए। MS वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सी एक मान्य या वैध फॉन्ट शैली नहीं है? तो नॉन रेगुलर जो होती है हमारी, ये हमारी वैध फॉन्ट शैली नहीं होती है। इटैलिक होती है, बोल्ड होती है। देखिए पहली हो गई इटैलिक, दूसरी हो गई बोल्ड, तीसरी होती है बोल्ड और इटैलिक। ठीक है, और चौथी होती है रेगुलर। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ उसे लिख लीजिएगा। ठीक है,
लेकिन नॉन रेगुलर नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। फिर विंडोज़ 10 सिस्टम में खुली ओपन ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। देखिए क्या पूछा है कि विंडोज़ 10 सिस्टम में खुली ओपन ऐप्स के बीच, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन खुले हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, व्हाट्सअप, फेसबुक, तो उनके बीच स्विच करना है तो अल्ट प्लस टैब का बटन का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। माइक्रोसॉफ्ट स्पार्टन ब्राउज़र को 2015 की शुरुआत में जारी डॉट के पहले तकनीकी बिल्ड में शामिल किया गया था। 2000 विंडोज़ 10 के पहले तकनीकी बिल्ड में शामिल किया गया था। ठीक है, ये विंडोज़ 10 के पहले इस ब्राउज़र को शुरुआती में जारी किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़िए। .cpp एक्सटेंशन वाली फाइल निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है, तो C++ भाषा से। ठीक है, हम सभी एक्सटेंशन का वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें से हम जितने भी एक्सटेंशन होते हैं सभी एक्सटेंशन के बारे में एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। एडोब फ्रेम मेकर डॉक्यूमेंट में निम्न में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है, तो FM। ठीक है, आगे बढ़िए। IPv6 एड्रेस की लंबाई 128 बिट्स की होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। DHCP का फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। X जिससे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। देखिए पहले ट्विटर को हम पहले जो होता था ट्विटर को ट्विटर कहते थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे हम ट्विटर को X कहते हैं, उसका नाम बदल दिया गया। पर उपयोगकर्ता नाम को डॉट के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो उपयोगकर्ता को और क्या कहते हैं, तो उपयोगकर्ता को हम हैंडल कहते हैं। ठीक है, हमारे ट्विटर में या एक्स में हम उपयोगकर्ता के नाम को, यूजर नेम को हैंडल भी कहते हैं, संदर्भित किया जाता है हैंडल के नाम से। ठीक है, फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो SRAM और DRAM दोनों ही रैंडम एक्सेस मेमोरी हैं, ये सही है। ठीक है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो SRAM और DRAM दोनों ही रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए इनका फुल फॉर्म होता है सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हो गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सी ब्लू रे डिस्क के कंटेंट को मिटाया जा सकता है और कई बार रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी ब्लू रे डिस्क है जिसके कंटेंट को मिटा सकते हैं और कई बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो कौन सी होगी, BDRE ब्लू रे डिस्क रीराइटेबल, जिसकी हम डेटा को कई बार मिटा सकते हैं और कई बार लिख सकते हैं। फिर आगे हमारा इंटरनेट में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग। जब भी हम इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी जो भी इंटरनेट के माध्यम से हम काम करते हैं या कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो पैकेट के रूप में जाता है। एक स्थान से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में वो पैकेट के रूप में जाता है, इसे कहते हैं पैकेट स्विचिंग। फिर आगे अगला देखिए। कंप्यूटर के शुरुआती दिनों में KIPS किलो इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड का उपयोग डॉट की निष्पादन की गति को मापने के लिए किया जाता था। तो प्रोसेसर की गति को, कंप्यूटर की जब शुरुआत में प्रोसेसर की स्पीड को हम किस में नापते थे, KIPS में। ठीक है, फिर कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पहली बार ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग दूसरी पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। ऑडियो और वीडियो बातचीत संचार की सुविधा देने वाली इंटरनेट सेवा को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। देखिए ना, इसमें दोनों चीज़ है, ऑडियो और वीडियो है, तो उसको हम कहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर आगे बढ़िए। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा केवल एक बार ही राइट किया जा सकता है और एक बार डेटा राइट हो जाने के बाद यह स्थायी हो जाता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता, तो इसे कहेंगे हम PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम एक बार प्रोग्राम करने के बाद दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, ना उसके डेटा को मिटा सकते, ना दोबारा लिख सकते, पर मल्टीपल यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लिखा है डेटा को ना तो मिट सकेगा, ना उस पर दोबारा, ना तो उसे हम दोबारा लिख सकते, ना मिटा सकते, तो उनसे यूज मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक CPU के आंतरिक डेटा रजिस्टरों द्वारा एक समय में रखे और संसाधित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा को संदर्भित करता है, तो
देखिए क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन समझिए पहले। देखिए क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आंसर गलत दे देंगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ऐसे रट कर जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो गलत ऑप्शन पर टिक कर देंगे। इसीलिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सीपीयू के आंतरिक डेटा रजिस्टरों द्वारा एक समय में रखे और संसाधित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा को संदर्भित करता है। मतलब जो सीपीयू रजिस्टर से क्वेश्चन आया है कि सीपीयू का जो रजिस्टर है वह कितने, मतलब कि वह कितने डेटा को एक बार में रख सकता है और उसको संसाधित कर सकता है, उसको क्या कहते हैं। मतलब कि जो सीपीयू का रजिस्टर है जो एक समय में जो डेटा को रखता है और उसको संसाधित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा को क्या कहते हैं। पूछा है कि उसे कहते क्या है, उसकी काउंट नहीं पूछा, उसे क्या कहते हैं, उसको हम वर्ड साइज कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो कर्सर को पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो बटन का उपयोग करते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में फंक्शन एक पंक्ति या स्तंभ में एक मान ढूंढता है और इसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में समान स्थिति में मान के साथ मिलाता है, तो लुकअप फंक्शन होगा, ठीक है, लुकअप फंक्शन। फिर अगला है ये वाला क्वेश्चन गाइस, इसमें एक चार्ट है जो हम वो मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ते हैं। अभी हम दूसरे पार्ट में इसको हम कवर करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में डॉट डॉट फंक्शन सबसे लोकप्रिय फंक्शन में से एक है और यह आपको किसी मान और आपकी अपेक्षा के बीच तार्किक तुलना करने की सुविधा देता है। तो तार्किक जहाँ आ जाए, जहाँ तुलना करने के लिए आ जाए, तो वहाँ पर हम इफ फंक्शन का उपयोग करेंगे, ठीक है, इफ फंक्शन का उपयोग करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में डॉट डॉट फार्मूला बार के बाईं ओर स्थित एक इनपुट बॉक्स को संदर्भित करता है। यह आमतौर पर वर्कशीट पर सक्रिय सेल का पता प्रदर्शित करता है। तो सक्रिय सेल का पता कौन बताएगा? जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेफ्ट साइड में होता है, क्या होता है, नेम बॉक्स होता है, जो सेल के एड्रेस को बताता है। क्या बताता है? जो सेल के एड्रेस को बताता है कि हमारा सेल एड्रेस हमने किस कर्सर में हमारा, मतलब किस सेल में हमारा कर्सर है। और बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर, बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम बॉक्स, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेल नेम होता है वो A1 होता है, वो इसी में शो करता है, ठीक है, नेम बॉक्स में। फिर अगला आइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सेलों के समूह को क्या कहते हैं? सेलों के समूह को हम सेल रेंज कहते हैं, ठीक है। फिर अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करते हैं? माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम एक्सेल में पूछा है तो डेवलपर में जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक करेंगे तो वहाँ से हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होगा। फिर इसकी और भी प्रोसेस होती है, ये तो सिर्फ ऑप्शन है तो इसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में चयनित कॉलम के डेटा को आरोही क्रम में सॉर्ट करता है। मतलब कैसे सॉर्ट करता है? आरोही मतलब A to Z में करेगा, अवरोही मतलब Z to A में करेगा। तो आरोही मतलब ये देखिए A to Z करेगा, ठीक है। अब अगर अवरोही करता तो Z to A कर देता, ठीक है। अब आगे बढ़िए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में जब आप क्षैतिज रूप से स्क्रॉल करते हैं तो डॉट डॉट सबसे बाएं कॉलम को प्रदर्शित या दृश्यमान रखेगा। देखिए, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप मान लीजिए किसी कॉलम को फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, अगर आप फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर देते हैं तो जब आप स्क्रॉल करेंगे, ऊपर करेंगे या नीचे, ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, तो क्या होगा, जो आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज होगा ना, तो वो कहीं, वो अपने स्थान से नहीं हिलेगा, चाहे आप उसे कहीं भी ले जाएं, कर्सर को, या आप कितना भी स्क्रॉल करें, वो अपने स्थान से नहीं हिलेगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में तालिका का आकार बदलने में सक्षम करेगा? तालिका का आकार बदलना है तो टेबल डिजाइन पर जाएंगे और रिसाइज टेबल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने आपको CPCT के प्रीवियस जो हमारा जनवरी 2026 का 16 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का था, उसके हमने कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन आपको बताए हैं। अब अगला जो हमारा आएगा वो 16 जनवरी का ही होगा, सेकंड शिफ्ट का आएगा। इसमें भी आपको मैं इसी तरह से जितने भी ऑप्शन होते हैं उसको अच्छे तरीके से करवा दूंगा। फिर इसके बाद जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर डिटेल वीडियो आपको हर एक ऑप्शन की मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में दोस्तों आप अपना
सजेशन ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो में क्या सुधार किया जाए, और क्या मैं आपको इसी तरह बताऊं जिस तरह बता रहा हूं कि आपको डिटेल वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि डिटेल वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है गाइस, और बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप थोड़ा बोर टाइप फील करेंगे। इसीलिए अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी ये पूरे जितने भी बैच हैं सभी को अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ, फिर इसके बाद हम डिटेल वीडियो भी लेकर आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।